प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइट दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है हमने महिला आंचल से लिया है और मैं आपको बता रही हूँ कि हम अभी कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं पढ़ना। ठीक है, तो उस तरह से हम आपको भी करते जाना है। ग्रुप में सभी को मैंने ये बात शेयर कर दी है कि अभी से आप क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि एक क्रम से ही चलते रहो, क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है वो दो भागों में विभक्त है। ठीक है, इकाई 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक है, और फिर उधर ये आपका 6 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके आप अपना तैयार करते रहिए। तो मैंने बंधु आज यहाँ महिला आंचल को लिया है और महिला आंचल का हम संपूर्ण कथानक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम व्याख्यांश बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले संपूर्ण कथानक पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणुकृत है और इनका रेणु जी का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 को अरोही हिंगना नामक गांव में पूर्णिया जिले के बिहार में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उपन्यास है ये दो भागों में विभक्त है। तो इसका जो संपूर्ण उपन्यास दो खंडों में देखने को मिलता है। तो प्रथम खंड में 44 है, ठीक है, 44 दृश्य देखने को मिलते हैं और द्वितीय खंड में 23 भाग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम बहुत जल्दी जल्दी मतलब 10 क्लास में मैं इनको कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक, टोटल 10 क्लास में कंप्लीट करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पर पब्लिक होंगी, कुछ चीज़ें ग्रुप में रहेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि अब आपको बेसिक से एडवांस तक का तैयार करना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे आप पढ़ते चले गए और फिर पेपर देने चले गए। ठीक है, अब आपको जीतने के लिए पढ़ना है। सभी मित्रों के लिए मेरा मैसेज है। तो हम देखते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार रेणु जी हैं। दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका भी निभाई इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रथम खंड है, तो प्रथम खंड देश की स्वतंत्रता की पूर्व एवं द्वितीय खंड जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थितियों को दिखाया गया है इसमें। तो 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान इन्होंने दिया। 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता, ठीक है, ये सब दिखाया गया आपके उपन्यास में भी। इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य ज्ञान की ओर अधिकाधिक झुकाव। फिर 1954 में बहुचर्चित उपन्यास महिला आंचल का प्रकाशन हो जाता है। कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं पर भी लिखा है। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रतिम हैं। जीवन के सांध्य वेला में राजनीति आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव है इनका। जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री लौटा दी। ठीक है, इन्होंने पद्मश्री का अवार्ड भी नहीं दिया गया था। इनकी कुछ कृतियां हैं इंपॉर्टेंट कृतियां: महिला आंचल, प्रति परिकथा, परिकथा दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ठुमरी, ठुमरी कहानी है, अग्निहोर भी कहानी है, आदिम रात्रि की महक की भी कहानी है, एक श्रावणी दोपहरी में, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, कुछ कहानी संग्रह है, ऋणजल धनजल, इनका ये संस्मरण है। वन तुलसी की गंध भी संस्मरण है। समय की शिला पर श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है। तथा नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टार्ज है और रेणु रचनावली समग्र है। ठीक है, इनका देहावसान 11 अप्रैल 1977 को हो जाता है। इनका जन्म समय याद रखिएगा 4 मार्च 1921 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। प्रथम संस्करण की भूमिका, मैं आपको अक्सर ही बोली हूँ कि हम जो भी पढ़ेंगे उसकी हम भूमिका अवश्य देखेंगे कि लेखक ने भूमिका में क्या कहा है। तो प्रथम संस्करण यह है महिला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। भूमिका में लिखते हैं, रेणु जी ने लिखा है। कथानक है पूर्णिया जिला। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकव्वल हो जाती है जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव के पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा का क्षेत्र बनाया। आगे लेखक कहते हैं कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, और मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। रेणु जी ने कहा 9 अगस्त 1954 को ये पटना से प्रकाशित हुई थी।
ठीक है। अब इसका खंड एक देखते हैं। खंड एक में कई कथाएं साथ में चलती हैं, जैसे कि मेरीगंज गांव में मलेरिया अस्पताल की स्थापना होती है, गांव में राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण, यादव, संथाल आदि जातियों का आपसी मनमुटाव चलता है, ब्राह्मण टोली द्वारा अंग्रेजी अस्पताल का विरोध होता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य आते चले जाएंगे मैं उसका बताती चली जाऊंगी। पहले हम कथानक पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः यहाँ से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम कहानियाँ भी पढ़ रहे हैं, हम उपन्यास भी स्टार्ट कर दिए हैं, उधर हम हिंदी नाटक भी कर रहे हैं, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, अभी से करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव में एक खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेटरी ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लेबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मलेटरी का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खान सामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ की काली, दुहाई बाबा लहर सिंह, यह सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया, आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। ठीक है, कितने पात्र इसमें आते हैं मैं सबको आपको बताती चली जाऊंगी, किस पात्र का क्या किरदार रहा है वो भी बताती चली जाऊंगी जब हम सारांश पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि केवल उपन्यास पढ़े मात्र से भी आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोले पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेटरी के सिपाही पकड़ कर गए। ठीक है, ये टोलियां आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये सब मैं ग्रुप में अलग से समझा भी दूंगी। अभी आप ध्यान से करना कौन कौन टोली कहाँ पर आती है, किस टोली में कौन सा पात्र रहता है। ठीक है, तो ततमा टोली के बिरंची को मलेटरी के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार से तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बतवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ एक सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर डरते हुए मलेटरी वालों को डाली पहुंचाने चले गए। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना, तुम लोगों के चलते। मलेटरी वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ ने जब जेब से पलिया टोपी निकाल कर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके काली माँ को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं, बैल घास खा रहे हैं। मलेटरी वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मूढ़ी फाँक रहे हैं, और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मिमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पार बंगा का तहसीलदार हैं, मीनापुर सर्किल का। ओह, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यही बागान का ज़मीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा था।
आगे देखते हैं। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपी वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंसकर बातचीत कर रहे हैं। और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव सिंह के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुरारी को पकड़े वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1,000, 2,000, 5,000। लेकिन साहब ये तो देखो तो देखते ही गुस्सा हो गए। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बात कर लाया है, इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खाट कर आया है। जेल यानी जेल काट कर आया है। इस गांव की नहीं, चन्नपट्टी का है। चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब की किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद कह दिया। ठीक है, जब तक आपको पात्र समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है कि आप सेना से बने। मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि जो तहसीलदार विश्वनाथ है तो यह गांव में कायस्थ टोली का मुखिया है। राजपार बंगा का तहसीलदार भी है, अवसरवादी है, किसानों की जमीन हड़पने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, बालदेव सिंह कौन है? तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांधी और अहिंसा का समर्थक है। ठीक है, आगे देखते हैं। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों को की मदद से ही होगा। तहसीलदार ने जमींदार खाते और नक्शे की तजवीज़ करके कहा, हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर कृपाल सिंह ने को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। ठीक है, ये ठाकुर कृपाल सिंह कौन है? गांव में राजपूत टोली के मुखिया हैं। ध्यान रखना, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद गांव में कायस्थ टोली के मुखिया हैं और ठाकुर राम कृपाल सिंह गांव में राजपूत टोली के मुखिया हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिए। और सचमुच विद्या की बड़ी महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेल मेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रामायण में कहीं है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। रामायण यानी रामायण में कहे हैं कि धन्य भाग प्रभु दर्शन देना। ठीक है, हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, बल्द गरीब निवाड़ सिंह, मुत्तफा जात राजपूत, मुकाम गढ़ बुंदेल राजपुताना, हाल मुकाम मेरीगंज। ठीक है, वही चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ कि राम कृपाल का राजपूत टोली से संबंध है। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है अपना पूरा एड्रेस। ठीक है, ध्यान से इस पीडीएफ को देखिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खोल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वाले का साहब चालान करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो यादव टोली का मुखिया है वो राम खिलावन होता है। और चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो अगला दृश्य था कि साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा, आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं? बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं। सिंह जी कौन? बालदेव प्रसाद है एक, जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और दूसरा कौन? सिंह जी ठाकुर राम कृपाल। आप सब लोग मिलकर मदद कीजिएगा। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दर बदल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक चला गया। गांव तक गया। बालदेव ने लौट कर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली
ऑफिसियर बाबू थे फरफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस के ऑफिस थे किरानी, ठीक, किरानी नहीं कार्यकर्ता थे। अब हम इसको भाग खंड 2 में आते हैं, ठीक है। इसका भाग 1 खत्म हो चुका है, मैंने कहा है आपको स्टार्ट में ही कि इसमें 44 भाग खंड 1 में है, मतलब भाग 1 में 44 भाग हैं, या खंड 1 में 44 भाग आपको देखने को मिलेंगे, और खंड 2 जो इसका आता है उसमें 23 भाग आपको देखने को मिलेंगे। ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग जब आता है तो इसमें देखते हैं कि पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला रहे हैं। गौना करके नई गौना यानी गवन करके, ठीक, गौना यानी जो शादी ब्याह होता है ना, गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपनी गाड़ी वान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कनिया साहेब की कोठी दिखेगी, कन्या साहब की कोठी दिखेगी। यही है मैके साहब की कोठी, वहाँ है नील महने का हौज। नई दुल्हन उहार के पर्दे से हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसका कर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से उठ जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहेब की कोठी थी, यहाँ साहेब मैम रहते थे, साहब और मैम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती थे हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं और बुढ़िया जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती है। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रोहतट रोह रोह रोहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी की पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोक मसाला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा के किनारे खत्म हुआ। लाखों एकड़ जमीन बंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव की कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से ही इस गांव का नाम हुआ है मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर, और इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने से एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने। गांव का नाम बदलकर रोहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मैम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गई। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा, परी की तरह थी साहब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद जब मेरी को जड़ाया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस, जड़ाया यानी ठंड ने, ठीक है, जड़ाया कौन है, ठंड ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ तक एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहट की ओर दौड़ाया। रोहतहट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रोहतहट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तारपूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया से सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निकल चुका था। ठीक है।
ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारें अररा कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारी खरीदने शुरू करी। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले से उजड़ चुकी थी। दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए बंगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार बहुत बेहद उदास और अमेरिकन लौटा। मेरी की कब्र पर लेट कर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके भेज दिया और काके के पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है। नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। जंगली पेड़ों का दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भुतहा जंगल कहते हैं। तत मटोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा इस बार भुतहा जंगल या भुतही गांव की कोई कथा थी, हमारे लेसन में दिया था, पेपर में आया था। पर बहरहाल वो मेरे ख्याल से वो रचना इकाई 10 से ली गई थी। ठीक है, बहरहाल तो जंगल में एक, ठीक है, भुतहा जंगल कहते हैं। तात मटोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। 12 बरन यानी कई प्रकार के। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतहट स्टेशन में हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी ने यहाँ शादी ब्याह या श्रद्धा का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा देता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया। उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। बस बिगड़ी नियत वाले गृहपति के बारे में गांव में 2 रोए हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है कि एक कायस्थ टोली का गृहपति था और कायस्थ टोली वाले का कहना है कि वह राजपूत का था। आगे चलते हैं तो राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगी। जमींदारी कचहरी के वकील
बसंतो बाबू कर रहे थे। यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा, खुद वकील साहब कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पूतों की ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता को से धर्म को बचा ले, लेकिन बात बढ़ी नहीं। न जाने कैसे यह धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं, यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था, शिव हो शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, एक कायस्थ टोली आ गया, दूसरा राजपूत और तीसरा यादव टोली। ठीक है, अब समझ याद रखिएगा, तो एक कायस्थ टोली, दूसरा आता है राजपूत, तीसरा यादव टोली। ठीक है ना। कायस्थ टोली का मुखिया कौन है? विश्वनाथ है। ठीक है। राजपूत टोली का मुखिया कौन है? राम कृपाल है। और यादव टोली का मुखिया कौन है? तो खिलावन सिंह यादव है। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ मलिक राज परबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते थे कैथ टोली। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठाकुर राम कृपाल राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज परबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज परबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गईं। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघी जमीन की लिखा पढ़ी करवा दी थी। अब राम कृपाल सिंह कौन है? गांव में राजपूत टोली के मुखिया हैं। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैत के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी से इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते थे। याद रखिएगा, कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्या कहते थे? सिपहिया टोली कहते थे। ठीक है, एक बार फिर लिखना कमेंट में, बताओ कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? जल्दी से आप मुझे कमेंट में लिख देना। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव को 10-12 बरस तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे ही बात जब चारों और बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को एक बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों की दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। कमला नदी के किनारे, ठीक है, नदी है। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रह अगर हाई स्कूल में पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव छत्री टोला को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में बरहों मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना ढोल के हर ताल को पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार धान है, पाट और खेसरी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। अब ये तीसरा पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 या 5 पार्ट मैंने रखे थे, 4 पार्ट शायद मैंने रखे हैं। तो तीसरा पार्ट थोड़ा देख लेते हैं, फिर चौथा पार्ट बाद में कर दूंगी। ठीक है, बाद में कर दूंगी। और आप मुझे बताना एक बार कमेंट करके कि ये जो वीडियो को बड़ा करके दिखाना है कि छोटा करके दिखाना है। ठीक है, मतलब ये भी आप बता देना मुझे, मतलब ये इसको बड़ा रखना है फॉन्ट साइज को कि छोटा रखना है, थोड़ा ये मुझे बता देना आप। ठीक है, बता दोगे तो अच्छा रहेगा, हाँ, ताकि आपको स्क्रीन पे पूरा अच्छा दिखे, बड़ा बड़ा। ठीक है, अभी एक और पार्ट पढ़ लेते, तीसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि मैंने कहा है कि इसको मुझे 10 या 12 क्लास में पूरा कंप्लीट कर देना है। ओके जल्दी से पढ़ देती हूँ। तीसरा खंड भी आपको पता है, भाग खंड 1 में 44 भाग हैं, हम तीसरे भाग पर भी आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं, बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आप सियर बाबू के तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं, सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वो कहाँ पाएंगे? बालदेव कौन है? बालदेव कौन है बेटा? सभी लोग बताना कमेंट करके। बालदेव जो है वो बालदेव सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता है और गांधी और अहिंसा का समर्थक भी है। तो यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी, हम मुकूब के बैग हैं, तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रह रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो, तुम्हारी मौसी मेरी चाची होंगी, हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलामन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है, जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर का कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे काम घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री लोग जी लोग आए हैं, कल से काम शुरू हो जाएगा। मिस्त्री यानी जो काम करते हैं, मगर कुनैन कल से काम शुरू हो जाएगा। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली में महबूबदास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। मतलब कोई पाट घूस पाट की कोई बना रहता है ना, बांस उसका। तो अब रात भर गोइयाँ जलाकर धुआं काटने का झंझट नहीं। काटे जितना मच्छर। पलिया टोली, तंत्रिवा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें, करना ही क्या है। एक इस पिताल का एक अस्पताल यानी इस पिताल का घर, एक डगडर बाबू का घर, एक भनसाघर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। रेट यानी कंप्लीट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकहाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हल फाल काम काज बंद रहने से मालिक लोग मंजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाद टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कांदो पानी हिड़कर 1-2 सैर गैची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों ने पुआल के टालों में के पास धरती खरोच कर चूल्हे के मादों को कोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौताहट हाट में कटियार मिल के कुल्ली लोग चार आने से सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दे तो काम चल जाएगा। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी इस अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे, कहते थे इस अस्पताल का मालिक मख्तियार है। विश्वनाथ और बलदेवा, ब्रह्मा टोली से तो कुछ उम्मीद नहीं करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, रात दिन डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। जोतकी जी का, जोतकी यानी ज्योतिषी, ठीक है, यह शब्द थोड़ा सा मतलब पहले के शब्द है, ठीक है। जोतकी यानी कौन है? ज्योतिषी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। सुई भू
सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आप जब इसे उपन्यास को पढ़ेंगे, एक बार इसको मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दावली हैं कि जहाँ आपको बहुत रोचकता आएगी पढ़ने में। तो देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी नहीं सुना था। पूरब मुलूक कमरू कामरू कमीक्षा हासाम से काला बुखार वालों का लहू सीसी में बंद करके यही लोग लाए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा विलायती दवा में गांव का खून मिला रहता है। भगवान भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक न एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे भल बम भोलेनाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ माली के लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा। जेबा से एक रस में सबके मिलके मदद करे के चाही। का हो सी प्रसाद? भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू भी की आवाज़ सुनकर 2-4 पंक्ति जमा हो गए। बूढ़े सुमिरत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पति की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं। तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला, इसमें कन कसन है, जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमिरत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुढ़क कर कहा, बूढ़ा लुच्चा, इसी को कहते हैं हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमिरत दास से प्राइवेट करने के बाद, प्राइवेट बात करने के बाद, सुमिरत दास कौन है बताना चाहूँगी यहाँ पे। सुमिरत दास अभी आगे आपको मिल जाएगा सुमिरत दास पात्र का काम क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तहसीलदार का बाबू है, यानी चाटुकार है, बड़ा चालाक है, इधर की बात उधर करता रहता है। ठीक है, सुमिरत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन अफसियार बाबू को जो डाली दे दी गई थी, सो वो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो वे लोग कहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम वो करेंगे। ठीक है, बालदेव जब सिंह जी के दरबारे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरबारे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे, किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शंकर सिंह के बेटे हर गौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास के पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों का सेवक है, आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस के ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हर गौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे पत्तल चाटने के लिए, तो भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए? पंडित जमाहिर लाल हो गए, कांग्रेस ऑफिस में वोलटियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दूं। बाबू साहब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मार कर अब बेगार खोज रहे हैं, चोर सब। उठ जाओ दरवाजे पर से। हर गौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हा 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 करके हर गौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर
दुखित हुए लीडरी करे या भोलटियरी, तुमको कुछ किस बात का चिढ़ लगी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं, पूछिए सबों से। महात्मा जी कहीन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हर गौरी गुस्से से थर थर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अब उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी गुआ टोली वाले हंसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों के चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गोरी बेटा, अरे आंगन में आजा बेटा रे, गुअर टोली का कलिया पगला गया है। हर गौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हर गौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रहे। अरे बात क्या है? हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हर गौरी की माँ अब शिव शंकर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुअर टोली का रौंदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कलचरना काली क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय। जय जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गनही मतमा की जय। जय जय जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन यानी आंदोलन, अनशन और क्या क्या। हिंसावाद किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? ठीक है। अंटसंट कलिया कहता है उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी ने कहते हैं, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो। नौजवान यानी नौजवान, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपवास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कह देता। अरे हरगौरिया, कल का छौड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ का लिया, लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा होकर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना भी समझे, हा हा हा, खी खी खी। लाल पढ़ना, ढाक ढिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बज रहा है। ठीक है, तो ये हम भाग 3 तक कर लिए हैं। इसके बाद भाग 4, भाग 5, मतलब सभी भाग हम एक को हमने कहा है कि हम आपको 10 भाग में इसको समझा देंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसको पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बन रहे हैं। सभी का मैं किरदार बता दूंगी, कौन सा क्या है, कौन कौन से गाँव का नाम आता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आप बताना कि आप मतलब इससे क्या सीख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि इस बार आपका जीरो से हीरो वाली तैयारी हो जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।